हाय फ्रेंड्स। विद्या का असली मूल्य तभी है जब हम दूसरे के जीवन में रोशन कर सकें। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूँ जो कंपनीज अकाउंट्स का एक टॉपिक है, जिस पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है एग्ज़ाम्स में समझने में। तो आज का वीडियो 12th स्टैंडर्ड के जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए। अगर कोई कुछ कह रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। चीज़ें तब याद रहेंगी अगर आप rote learning, if you are believing in the rote learning, you're not going to remember things for a long time, right? If you understand any topic, then it will remain in your memory for long. तो आज का टॉपिक है फॉरफीचर एंड रीस ऑफ शेयर्स। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस पर। सबसे पहले हमें ये समझना होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है। फॉरफीचर का हिंदी जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो होता है जब्त करना। फॉरफिट करना मतलब जब्त करना। आपने अगर कोई शेयर होल्डर, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे, इफ वन शेयर होल्डर हैज़ अप्लाइड फॉर अ शेयर इन द कंपनी एंड एग्रीड टू पे द प्रोग्रेसिव ड्यू अमाउंट। सपोज के 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने बोला है कि वे 2 रुपये आप मुझे एप्लीकेशन में दे दीजिए, 5 रुपये जो है आप अलॉटमेंट के समय दे दीजिए, बाकी के 5 मैं बाद में जब कॉल करूँगा फाइनल कॉल तब आप दे दीजिएगा। 3 इंस्टॉलमेंट में आप मुझे पे कीजिए 10 रुपये। अब कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, 2 रुपया दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी 5 रुपया दे दिया। अब जो बाकी के जो 3 रुपये बचे हुए हैं, 10 में से 7 रुपया उसने दे दिया है, 3 रुपया पेंडिंग है, अब वो पे नहीं कर पा रहा है। तो कंपनीज एक्ट का जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि अगर कोई शेयर होल्डर जो ड्यू अमाउंट है, जो कॉल्ड अमाउंट अगर पे नहीं करता है तो आप उसको 14 डेज़ का नोटिस दीजिए, रिमाइंडर भेजिए। अगर नहीं करता है, नहीं पे कर पाता है, तब आप बोर्ड रेजोल्यूशन एक पास करके बोर्ड डिसाइड करेगा कि भाई इसके शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिट मतलब जो आपने 7 रुपया दिया कंपनी को वो आपको वापस नहीं मिलेगा और कंपनी के शेयर में राइट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इट मीन्स कि कंपनी का जो राइट है, जो आप शेयर होल्डर थे, वो राइट आपने गंवा दिया, प्लस आपने जो 7 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके थे वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फॉरफीचर, राइट। अब जो कंपनियां ये करती हैं कि फॉरफिट कर ली, 7 रुपये वापस नहीं दिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों कंपनियां नहीं देती हैं वापस। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जब कोई शेयर होल्डर एक कंपनी के शेयर को अप्लाई करता है तो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं आपके कंपनी के शेयर को अप्लाई कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक दिस शेयर एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है, और आपके प्रोग्रेसिव पेमेंट में करूँगा। अब जब वो कॉल अमाउंट नहीं पे कर पाता है, इट मीन्स कि देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। तो ब्रीच अगर आप करते हैं तो उसकी एक पेनल्टी होगी और कंपनी जो है उस शेयर को, जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, उसको रीइशू करेगी। रीइशू करेगी मतलब कि ये ऑक्शन लगाएगी, किसी जान पहचान वाले को देगी कि भाई मेरे पास ये शेयर है, आप ये ले लो। तो वहाँ पे बार्गेनिंग पावर आ जाती है सामने वाले के पास। सामने वाला बोलेगा ये तो आपको फॉरफिटेड शेयर है, मैं तो आपको 10 रुपया में खरीदूँगा नहीं, मैं आपको 8 रुपये में खरीदूँगा, 7 रुपये में खरीदूँगा, एट ए डिस्काउंटेड प्राइस आई एम गोइंग टू बाई इट। तो जो कंपनी जो लॉस जो होती है कंपनी को, 10 रुपये का शेयर है वो 8 रुपये में बेच रहा है,
₹2 का जो लॉस है वो कौन देगा? तो जो आपके जो फॉरफिटेड अमाउंट है, जो आपके ₹7 जब्त करके रखे हैं कंपनी ने, उससे वो भरपाई करती है। करेक्ट? तो ये बैकग्राउंड है कि फॉरफीचर जो हम करते हैं और पैसा आपको वापस नहीं देते हैं, किस रीज़न से नहीं देती है। होप आपको ये रीज़न समझ में आ गया होगा। नाउ go ahead and understand what happens if forfeiture happens, right? तो जब कंपनीज फॉरफिट करती हैं, सपोज़ कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ₹10 का शेयर था, ₹7 आपने पे किया है, ₹3 पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेती है कि भाई इस शेयर को हमें फॉरफिट करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास आता है कि भाई फलाना का शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है, यू पास योर अकाउंटिंग एंट्रीज इन योर बुक्स। तो अकाउंटेंट क्या करेगा कि अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि ₹7 शेयर होल्डर ने दे दिया है, ₹10 का शेयर है, तो हमने अपने बुक्स में ऑलरेडी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट क्रेडिट करके रखा हुआ है। करेक्ट? अगर कंपनी ने ₹10 अगर फाइनल कॉल भी कर दिया है, ₹10 का कॉल कर लिया है, इट मीन्स कि कंपनी ने शेयर कैपिटल को ₹10 से क्रेडिट करके रखा हुआ है। राइट? तो सबसे पहला पॉइंट, जिस अमाउंट तक आपने कॉल कर दिया है, ₹10 तक आपने कॉल कर लिया है, पैसा मांग लिया है और अपने बुक्स में अपने शेयर कैपिटल को क्रिएट कर दिया है, तो शेयर कैपिटल रिवर्स होगा, क्योंकि अब वो शेयर फ्री हो गया। इट इज़ नो मोर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। हमने फॉरफिट कर लिया। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें उस पर ₹7 जो हमने फॉरफिट किया है, जो पैसा वापस नहीं करेंगे, उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो ₹10 से आपको शेयर कैपिटल को डेबिट कर देना है, और जो ₹3 जो आपने कॉल में एंट्री पास करके रखी थी, जब हम कॉल करते हैं उस समय एक एंट्री हम पास करते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप याद कीजिए, ये एंट्री पास करते हैं। तो जो शेयर फाइनल कॉल है ₹3 का, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, वो एंट्री रिवर्स हो गई, क्योंकि अब उससे पैसा आना नहीं है ₹3, तो हमने रिवर्स कर दिया, उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया बुक्स में। अब जो ₹7 जो हमने शेयर होल्डर से ऑलरेडी हम ले चुके हैं, मेरे बैंक में रियलाइज़ हो चुका है, उसका क्या होगा, क्योंकि आपने ₹10 से तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, ₹3 तो आपने वो कॉल में जो पड़ा हुआ था उससे आपने क्रेडिट कर दिया, बाकी जो ₹7 क्या है। तो जो ₹7 जो आपने पैसा शेयर होल्डर से आ चुका है आपके पास, उसको आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करके रखिए। दैट इज़ अ टेम्पररी गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। राइट? ये जो पैसा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, जो पैसा है, इस पैसा को हम यूटिलाइज़ करेंगे जब हम उसको रीइश्यू करने जाएंगे। अगर कोई हमने डिस्काउंट दिया है तो उस डिस्काउंट को इसके साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इससे एडजस्ट करना पड़ेगा उस डिस्काउंट को। और कंपनी अगर उसको प्रीमियम पे बेचती है, ₹10 का शेयर है, अगर वो ₹12 में बेचती है, तो ऑलरेडी ₹2 का प्रीमियम है वो, तो आपको प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे डिस्काउंट आपने दिया नहीं, तो जितना आपने फॉरफीचर में डाल के रखा है ₹7 के ₹7 आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो शेयर बेच दिया। ठीक है? अब आपको इन फ्यूचर कोई लॉस नहीं होने वाला इस शेयर को बेचने में। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपने शेयर को फॉरफिट किया है और उसको आपने रीइश्यू किया है, तो उस पर जो आपको फाइनल जो गेन है, उतना अमाउंट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये आपका फॉरफीचर का एंट्री क्लोज। नाउ एक पॉइंट आता है, जब कंपनी किसी भी शेयर को प्रीमियम पे बेचती है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट शेयर जिस पर शेयर होल्डर ने डिफ़ॉल्ट किया है, ₹7 दिया है, ₹3 नहीं दे पाया है। सपोज़ कि वो शेयर कंपनी ने ₹12 में बेचा था, ₹2 प्रीमियम था, और कंपनी बोला था कि वो प्रीमियम अमाउंट जो है आप मुझे कॉल के साथ दे दीजिएगा। तो प्रीमियम में एक चीज़ ध्यान रखना होता है, अगर आपने प्रीमियम का पैसा रियलाइज़ कर लिया है, आपके बैंक में पैसा आ चुका है और शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, तो उस प्रीमियम को हम रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा शेयर इशू करने पे जो गेन हुआ है
वो गेन हम रिवर्स नहीं करते क्योंकि हमें रियलाइज़ हो गया वो गेन। लेकिन अगर प्रीमियम मेरा ड्यू है, आया नहीं है, लेकिन जब हमने कॉल किया था उस समय हमने प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करके रख दिया था, तो आप सोच के देखिए, जो हमने एक अकाउंटिंग एंट्री पास करके रखी है, शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करके रखा हुआ है, जो पैसा आने वाला नहीं है, तो ये डमी एंट्री बुक्स में खड़ी नहीं रहेंगी। उस एंट्री को आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा नहीं आएगा। तो आपको इस केस में भी शेयर प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम। इफ़ शेयर प्रीमियम इज ऑल्सो नॉट रियलाइज, इट इज़ ड्यू, देन यू हैव टू रिवर्स दिस एंट्री। एक पॉइंट आपको मैं बहुत क्रिटिकली बताना चाहता हूँ, इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। सपोज कि कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं, पब्लिक ने 1200 शेयर अप्लाई कर दिया, तो 1200 शेयर होल्डर को 10 रुपया प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। किसी ने अगर 12 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको 10 शेयर मिलेगा। इसे हम कहते हैं प्रो राटा। आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू कैन रिकॉल, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा। प्रो राटा के केस में कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी के तो जनरली है, उसने 12 का अप्लाई किया था, 10 मिला है, इट मीन्स कि उसने कुछ सरप्लस पैसा आपको दे रखा है कंपनी को, जो कि आपके आने वाले कॉल में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बैलेंस जो है वो अमाउंट उससे मांगेंगे आप, करेक्ट। तो अगर एडवांस में पैसा आ चुका है, उसमें दोनों पार्ट हैं, कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है। सपोज़ के फाइनल कॉल मेरा 3 रुपया का था, 3 रुपया प्लस 2, मतलब जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी मैंने फाइनल कॉल में मांगा था, तो 5 रुपया मुझे लेना था उसमें। और हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने एडवांस दे रखा है, ठीक है, 4 रुपये का, 4 रुपये का एडवांस है, 5 रुपये का हमें कॉल लेना था। तो 4 रुपये में अगर 5 रुपये का ब्रेकअप हम देखें तो 3 रुपये मेरा कैपिटल का है, 2 रुपया प्रीमियम का है, 5 रुपया ये कंपोजिशन बनता है फाइनल जो ड्यू है, और 4 रुपये ऑलरेडी वो दे चुका है। तो क्या हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, क्योंकि प्रीमियम भी ड्यू है, हमने क्रेडिट करके रखा हुआ है प्रीमियम को भी और कैपिटल को भी क्रेडिट करके रखा हुआ है 3 रुपये से। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइम जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की, वो कैपिटल की है, ना कि प्रीमियम की है। प्रीमियम बाद में आता है, सबसे पहले कंपनी कैपिटल रिकवर करेगी। तो 4 रुपये जो एडवांस दे रखा है उसमें 3 रुपये जो हो कंपनी बोलेगी कि मेरा कैपिटल का पैसा आ गया, 1 रुपया जो है मेरा प्रीमियम का पैसा है। 2 रुपये का प्रीमियम आना था, 1 रुपये का मेरा प्रीमियम आ गया। तो 4 रुपये में 3 रुपये कैपिटल का रिकवर हो गया, 1 रुपये प्रीमियम का आ गया। अब प्रीमियम बचा कितना ड्यू, 1 रुपया। 2 रुपये मुझे लेना था, 1 रुपये मेरा प्रीमियम आ गया, 1 रुपया ड्यू है। तो जो हम प्रीमियम अकाउंट को जो रिवर्स करेंगे, जो हम डेबिट करेंगे, वो 1 रुपये से करेंगे, ना कि 2 रुपये से करेंगे, क्योंकि हमारा ड्यू कितना रह गया प्रीमियम, 1 रुपया। तो 1 रुपये से हम प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि जितना अगर प्रीमियम मेरा नहीं आया है, जो ड्यू है वही प्रीमियम रिवर्स होगा। अगर आपने प्रीमियम रिकवर कर लिया है, दैट प्रीमियम अकाउंट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिवर्स्ड एनी मोर, राइट। तो ये तो हो गया बस फॉर फ्यूचर का। अब फॉर फ्यूचर में सबसे जो लास्ट एंट्री होती है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है, जब हमने रीइशू किया। अब रीइशू का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी आइदर पार पे भी इशू कर सकती है, 10 रुपये का शेयर है 10 रुपये में भी शेयर इशू कर सकती है, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में भी इशू कर सकती है, 10 रुपये का शेयर प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। लेकिन डिस्काउंट के केस में कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट कर रखा है कि आप उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं रीइशू पे, जितना कि आपने पुराने शेयर होल्डर से रियलाइज़ कर रखे हैं। हियर इन दिस केस हमें पता है कि 7 रुपया जो है हमने फॉरफिट किया था, तो किसी भी हाल में कंपनी जब रीइशू करने जाएगी तो 7 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। इट मीन्स कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो 7 रुपये आप दे सकते हैं। तो कंपनी जो है इस शेयर को अगर रिवर्स वे में अगर सोचा जाए तो कंपनी शेयर को 3 रुपये से कम के पैसे में नहीं बेच सकती। अगर 4 रुपये अगर दे रही है, 4 रुपये में अगर वो बेच रही है, इट मीन्स कि वो डिस्काउंट दे रही है 6 रुपया, टू मेक इट 10। 4 रुपये में बेच रही है तो वो डिस्काउंट दे रही है 6 रुपया,
तो ये पॉसिबल है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा है 7 रुपया, तो आप ये डिस्काउंट एडजस्ट करते हैं। लेकिन इस शेयर को 2 रुपये में कंपनी नहीं बेच सकती। अगर वो 2 रुपये में बेचती इट मीन्स कि 8 रुपये को डिस्काउंट दे रहा कंपनी। 8 रुपया आपके जो फॉरफिटेड अमाउंट 7 रुपया उससे ज़्यादा हो गया डिस्काउंट। द कंपनी कांट रीइश्यू शेयर्स गिविंग डिस्काउंट मोर देन 7 रुपीज़ पर शेयर। होप ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और जो डिस्काउंट अमाउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स विल बी डेबिटेड एंड फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि ये डिस्काउंट अपने फॉरफीचर जो ऑलरेडी प्रीवियस शेयर होल्डर से हमें पैसा हमें मिल चुका है उससे हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो कंपनी 4 रुपये में शेयर इशू कर रही है, 6 रुपये का डिस्काउंट दे रही है, तो 6 रुपये जो है आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स टू फॉरफीचर अकाउंट 6 रुपये जाएगा। अब फाइनली मेरे पास कितना प्रॉफिट रह गया रीइशू में? 1 रुपया, क्योंकि 7 रुपये का मेरा प्रॉफिट था फॉरफीचर में, 6 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, 1 रुपये मेरा फाइनल कैपिटल प्रॉफिट रह गया, जो कि अब मुझे ये इनकर नहीं करना है। तो 1 रुपये जो है मुझे फॉरफीचर अकाउंट से हटा के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 एंड कैपिटल रिजर्व विल बी क्रेडिटेड बाय 1। सो चैप्टर क्लोज। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर, सपोज़ कि 100 शेयर हमने फॉरफीचर किया है, उसमें से 100 शेयर में रीइशू कर रहा हूँ, तो जो 100 शेयर जो मैंने रीइशू किया है उस पर जो प्रॉफिट मुझे आया है वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जो 100 रुपये हमने रीइशू नहीं किया वो फॉरफीचर अकाउंट एज इट इज़ आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो शेयर तो अभी हमने इशू किया नहीं, उससे मुझे पता नहीं कितना गेन है कितना लॉस है रीइशू पे, तो वो उसको नहीं छेड़ना। जो हमने रीइशू किया है उस पर हमने कितना प्रॉफिट और हमें आया है रीइशू करने पर, डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा, वो ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में। सो these are the few topics where the students get confused, right? Maximum questions comes. I'm saying this because my daughter is also in 12th standard and she has some doubts and seek clarification on these points. That's why I just wanted to make a video on this topic so that everyone who is in 12th standard or pursuing CA foundation will be benefited, right? सो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक पे समझ आई होगी। मेरा रिक्वेस्ट है, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो उसकी लॉजिक समझिए, रट्टा नहीं। टीचर ने बोल दिया कि हाँ आप कैपिटल को डेबिट कर दो, फॉरफीचर को क्रेडिट कर दो, क्यों करते हैं भाई? आप पूछिए उनसे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस डूइंग दिस। क्यूरियोसिटी हमेशा दिमाग में रखिए, चीज़ों को जानने की, कुरेदने की, ना कि जो बुक्स में लिखा हुआ है बस रट्टा मार लिया समझ लिया, नहीं हो पाएगा आगे। अगर आप सीए परस्यू करते हैं तो सीए में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक डीपली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चूँकि आप 11-12 में हैं, बेसिक स्टेज है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ना कि रट्टा मारने की कोशिश करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो। आगे भी ऐसी वीडियो आते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट उज्जवल कुमार सिंह। आई एम द फाउंडर ऑफ CA लॉन्चर भागलपुर। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू पिंग मी और ask me any questions. I will be more than happy to revert. Thank you very much.